जय हिंद साथियों, पीसीएस मंत्रा के आरओ एआरओ की टेस्ट श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? तो म्यांमार के साथ भारत की सीमा 4 राज्यों द्वारा बनाई जाती है। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड एवं मणिपुर शामिल हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर विकल्प सी त्रिपुरा, जो कि भारत और म्यांमार के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर निर्मित नहीं है? तो इसमें है गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। तो देखिए, चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर कुल 3 बांध पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और इसके बाद राणा प्रताप सागर बांध। तो इसमें हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? इसमें विकल्प नंबर डी, इंदिरा सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर नहीं है। अब प्रश्न नंबर 104, भारत की तटीय रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तृत है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है एवं प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है। उपर्युक्त में से सत्य कथन कौन सा है? देखिए, इसमें सत्य कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि तटीय आधार रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क एवं वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तटीय आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तृत है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है एवं प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो शिवनाथ नदी, ईब, हसदेव और भवानी। तो इसमें कौन सी है? भवानी नदी सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। रबड़ उत्पादन में केरल का स्थान प्रथम है। तमिलनाडु में नीलगिरी रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त में से सत्य कथन कौन सा है? तो उपर्युक्त में से रबड़ उत्पादन में केरल का स्थान प्रथम है, यह बिल्कुल सत्य है। और भारत में तमिलनाडु सबसे अधिक कॉफी उत्पादक है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉफी उत्पादक में तमिलनाडु नहीं, कॉफी उत्पादक में कौन अग्रणी है? तो कॉफी उत्पादक में कर्नाटक अग्रणी है। और तमिलनाडु नीलगिरी रबड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जबकि ये गलत है। रबड़ उत्पादन में केरल का प्रथम स्थान है। इसमें तमिलनाडु नहीं, इसमें कौन हो जाएगा? इसमें केरल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा विकल्प बी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 107 पे आते हैं। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए। चेन्नई, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, तूतीकोरिन। उपर्युक्त बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो इसमें उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम हमारा है मछलीपट्टनम, चेन्नई, नागापट्टनम, तूतीकोरिन। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा। तो ये किससे नहीं होकर गुजरती है? झारखंड से होकर नहीं गुजरती है। और ये कुल कितने भारतीय समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश। तो हमारा एक है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और दूसरा है हमारा आंध्र प्रदेश, आंध्रा। तो इस प्रकार ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पड़ता है? कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में
नहीं पड़ता है। यहाँ राज्य दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसमें से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के साथ कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र पड़ता है, जबकि आंध्रा के साथ इसका अपवाह क्षेत्र नहीं पड़ता है। अब देखिए, कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में मैसूर के पठार के दक्षिणी भाग में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% केरल, 41% कर्नाटक एवं 56% तमिलनाडु में पड़ता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां उत्तर में हेमावती, लोकापावनी, सिमसा एवं अर्कवती है। दक्षिण में लक्ष्मण तीर्थ, कबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती हैं। यह शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलपात्र बनाती है। कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात पाया जाता है? तो कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है। कौन सा? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनजाति एवं उनके निवास स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, सहरिया राजस्थान में यह सही सुमेलित है। पूर्वा कर्नाटक में बिल्कुल सही है। रियांग आंध्र प्रदेश में, जो कि गलत है। रियांग आंध्र प्रदेश में यह गलत है। ये आंध्र प्रदेश में न पाकर ये रियांग कहाँ से संबंधित है? त्रिपुरा से संबंधित है। और सोमपेन अंडमान एवं निकोबार से, यह भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संघटक पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल नहीं है? कौन सा घटक पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल नहीं है? जंतु, पादप, जल एवं सूक्ष्म जीव। तो इसमें देखिए, जैविक घटक में जल नहीं आता है। जैविक घटक में जल नहीं आता है। देखिए, जल पर्यावरण के भौतिक या अजैविक घटक में शामिल होता है। ठीक है, यह भौतिक या अजैविक घटक में शामिल होता है, यह जैविक घटक में शामिल नहीं होता है। अब जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं? जंतु है, पादप है, सूक्ष्म जीव है, मनुष्य हैं, सम्मिलित होते हैं। अजैविक घटक में स्थल, जल और वायु शामिल होते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 112। कथन 1, धारणीय विकास या सतत विकास आर्थिक विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाने का कार्य करता है। कथन 2, धारणीय विकास के लक्ष्य 2025 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपर्युक्त में से सत्य कथन कौन सा है? देखिए, धारणीय विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन बनाने का कार्य करता है। यह कथन बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब धारणीय विकास के लक्ष्य 2025 तक प्राप्त किए जाने हैं, यह गलत है। यह कहाँ तक है? 2030 तक। 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। अब इसमें है क्या? इसमें जैसे इसके 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। धारणीय विकास के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और जिनको 2030 तक प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार हमारा इसमें कथन कौन सही होता है? केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? देखिए, पारिस्थितिक तंत्र यह एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र यह एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई होती है। यह कथन सत्य है। यह जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। यह भी सत्य है। यह एक खुला तंत्र होता है। यह भी सत्य है। यह पर्यावरण के जैविक घटकों से मिलकर बनता है। यह कथन असत्य है। यह कथन असत्य है। अब देखिए, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, यह पर्यावरण के जैविक अजैविक दोनों घटकों से मिलकर निर्मित होता है। जीवमंडल में उपस्थित सभी संघटकों के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। यह एक आधारभूत ग्रही तंत्र है जिसके जैविक और अजैविक दो संघटक होते हैं। इस प्रकार हमारा कथन डी असत्य है। निम्नलिखित में से कौन या क्या पारिस्थितिकी असंतुलन में सम्मिलित होते हैं? देखिए, पारिस्थितिकी असंतुलन में सम्मिलित कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक आपदाएं, शहरीकरण, वर्षा की परिवर्तनीयता और वनोन्मूलन। देखिए, जब पारिस्थितिकी असंतुलन क्या होता है, इसमें किन्हीं कारणों से संतुलन बिगड़ जाता है। तो देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो है पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देती हैं। शहरीकरण ये भी पूरी तरह से बिगाड़ देता है, क्योंकि शहरीकरण के अंधानुकरण में
हम वनों का जो है वनोन्मूलन की तरफ अग्रसर होते हैं, क्योंकि हमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने होते हैं, जिससे क्या है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वर्षा की परिवर्तनीयता, अगर वर्षा की परिवर्तनीयता किसी साल वर्षा कम हो गई, तो बहुत सारे वन्य जीव समाप्त हो जाएँगे, बहुत सारे वनों में बहुत सारे पौधे बर्बाद हो जाएँगे। और अगर वर्षा की अधिकता हो गई, तो भी बहुत सारे जंगल नष्ट हो जाते हैं, बहुत सारे जीव-जंतु मर जाते हैं। तो इस वजह से जो है कि कहीं न कहीं संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है, और वनोन्मूलन से तो हमें ज़ाहिर-सी पता है कि इससे हमें हमें जो है कि कार्बन की मात्राएँ बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाते हैं और भी बहुत सा कुछ होता है। इस प्रकार हमारा विकल्प डी सही है। निम्नलिखित में से कौन से कीटभक्षी पौधे नहीं हैं? इनमें हमें कीट जो कि पौधे कीटभक्षी नहीं हैं, उनका पहचान करना है। तो देखिए लाइकेन, लाइकेन क्या है? लाइकेन कीटभक्षी पौधे नहीं हैं। नेपथिन्स, यह भी कीटभक्षी पौधे नहीं हैं। ये सॉरी नेपथिन्स ये कीटभक्षी पौधा है। और कवकमूल, यह भी जो है हमारा कीटभक्षी पौधा नहीं है। इस प्रकार नेपथिन्स और डायोनिया ये दोनों हमारे क्या हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। अब देखिए लाइकेन और कवकमूल, लाइकेन और कवकमूल ये क्या होते हैं? ये दोनों सहजीवी पौधे हैं। अब सहजीवी पौधे क्या होते हैं? 2 पौधे जब साथ-साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। जैसे लाइकेन, जड़ ग्रंथिकाएँ, कवकमूल। अब कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? तो कीटभक्षी पौधे छोटे-छोटे कीट-पतंगों को मारकर उनसे नाइट्रोजन युक्त पदार्थ ग्रहण करते हैं। यह प्रायः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जैसे ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपथिन्स, डायोनिया आदि कीटभक्षी पौधे होते हैं। तो इसमें नेपथिन्स और डायोनिया हमारे क्या हैं? कीटभक्षी पौधे हैं। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। निम्नलिखित औषधियों और उनके उपयोगी भाग के विषय में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, औषधि और उनके उपयोगी भाग, अश्वगंधा जड़, बिल्कुल सही है। अश्वगंधा का हम क्या प्रयोग करते हैं? इसका हम जड़ प्रयोग करते हैं। और इसके बाद एफेड्रा, पत्ती, एफेड्रा की पत्ती नहीं करते हैं, यह विकल्प गलत है। होता क्या है? एफेड्रा वृक्ष एफेड्रा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? यह तने से प्राप्त किया जाता है। यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तने से प्राप्त किया जाता है। अफ़ीम, अफ़ीम क्या होता है? अफ़ीम जो है कि कैप्सूल फल है, यह भी बिल्कुल सही है। सर्पगंधा, जल की छाल, यह भी बिल्कुल, जड़ की छाल, यह भी सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प विकल्प बी जो है कि गलत है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 117 पे। यूट्रोफिकेशन के कारणों के रूप में कौन से कारक माने जाते हैं? देखिए यूट्रोफिकेशन, अब यूट्रोफिकेशन होता क्या है? यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करके पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि करना होता है। ये पोषक तत्व जलीय पारिस्थितिकी वातावरण में पानी के नीचे की वनस्पति को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसके परिणाम स्वरूप इसके नीचे का प्राकृतिक वातावरण नष्ट हो जाता है। अब देखिए तो पौधे के पोषक तत्वों में यूट्रोफिकेशन के कारण क्या है? पौधों के पोषक तत्वों में वृद्धि, सही है। उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग, बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प ए और बी दोनों सही है। पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से बनाती हैं। पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से बनाती हैं। तो क्या बनाती हैं? ये, अगर सभी प्रजाति एक दूसरे के साथ मिलकर किसका निर्माण करती हैं? जीवमंडल का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग समाप्त करना है? तो देखिए इसमें समाप्त करने का क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो, अब देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है यह किसमें किसमें यूज होता है? ये रेफ्रिजरेटर, एसी इत्यादि में होते हैं। ये किसको नुकसान करते हैं? ये ओजोन को नुकसान करते हैं। ये किसको नुकसान करते हैं? ओजोन को करते हैं। और ओजोन का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है। अब देखिए
अ, अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओज़ोन परत को क्षति पहुँचाने वाले पदार्थ जो पर किया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। अब यह कब किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया था। कब किया गया था? 1987 में किया गया था। इस पर कुल कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इस पर 197 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कितने देशों ने? 197 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें जो है सबसे सफल पर्यावरणीय वैश्विक कार्यवाही माना जाता है यह ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन के तहत बैठक है। इस ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और आयात को रोकने और उनकी मात्रा को कम करने के लिए तैयार किया गया था। इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 120, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार आमतौर पर चौड़ा होता है और यह किस ओर संकीर्ण होता है? देखिए, पारिस्थितिक पिरामिड का आकार आमतौर पर चौड़ा होता है और यह किस आकार पर संकीर्ण होता है? तो यह कहाँ संकीर्ण होता है? यह अपने शीर्ष पर संकीर्ण होता है। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिक पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह का एक चित्रमय प्रतिनिधित्व है, जिसमें विभिन्न कोसी स्तर एक पिरामिड आकार में व्यवस्थित होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार पौधों जैसे प्राथमिक उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। जैसे हम पिरामिड में ऊपर बढ़ते हैं, प्रत्येक स्तर उन जीवों का प्रतिनिधित्व करता है जो निचले स्तर का उपभोग करते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी और शीर्ष शिकारी। इसलिए पारिस्थितिकी पिरामिड का आधार आमतौर पर चौड़ा होता है, क्योंकि यह प्राथमिक स्तर पर बड़ी संख्या में जीवों का समर्थन करता है और यह शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है, जो शीर्ष शिकारी या उच्चतम पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 121 पे। निम्नलिखित रामसर स्थल और उनकी अवस्थिति के विषय में कौन सही सुमेलित है? अब देखिए, यहाँ पे है कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य यहाँ दिया हुआ है केरल, जबकि यह केरल न होकर के क्या है? यह तमिलनाडु है। क्या है? तमिलनाडु। कुंथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। सिरपुर वेटलैंड कहाँ है? यह झारखंड में न होकर के यह कहाँ है? यह एमपी में है। यह एमपी में है। वधवाना आर्द्र भूमि, देखिए वधवाना आर्द्र भूमि गुजरात में है। यह सही है। ये दोनों गलत चल रहे हैं। हैदरपुर आर्द्र भूमि ये तेलंगाना में नहीं है। हैदरपुर कहाँ है? यूपी में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक प्रभावी कारक है? निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन का सर्वाधिक प्रभावी कारक है? तो देखिए, वैश्विक तापन, प्रवाल शैलों का खनन, सागरीय लवणता में वृद्धि, सागरीय प्रदूषण, ये सभी प्रवाल विरंजन के प्रभावी के कारक हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक प्रभावी कारक जो है वैश्विक तापन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड डाटा बुक में कौन सी सूचनाएं संदर्भित की जाती हैं? देखिए, जैव विविधता के ह्रास के संबंध में जानकारी, विदेशी प्रजातियों के आगमन से संबंधित सूचनाएं, लुप्त प्राय पौधों और पशुओं की सूची। तो IUCN में हमारी जो शामिल की जाती हैं, IUCN में जो शामिल की जाती हैं वो क्या है? तो IUCN में जो है रेड डाटा बुक में जो है हम लुप्त प्राय पौधे और पशुओं की सूची को क्या करते हैं? संदर्भित करते हैं। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही होता है। अब प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसमें हमें जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है उसके बारे में बात करना है। तो देखिए, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड कौन सी गैस है? ये ग्रीन हाउस गैस है। इसके बाद जल वाष्प और ओजोन में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें जो है कि आर्गन आर्गन नहीं है। ओजोन क्या है? ग्रीन हाउस गैस है।
जलवाष्प क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। आर्गन और नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। देखिए, ग्रीन हाउस गैसें होती कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसमें CO2 हो गया, इसके बाद N2O हो गया, N2O हो गया, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया, हाइड्रोफ्लोरो HFC हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया। इस प्रकार ये क्या है? हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब आते हैं 125 पे। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो यह किसके द्वारा की गई है? UNFCC सचिवालय द्वारा। किसके द्वारा? UNFCC सचिवालय द्वारा शुरू की गई है। अब मोमेंटम फॉर चेंज क्या है? यह जलवायु तटस्थता की ओर परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों और सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 126 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से यह संबंधित है। स्टॉकहोम सम्मेलन जैविक प्रदूषण नियंत्रण से बिल्कुल सही है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण से यह क्या है? गलत है। अब देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल कब अंगीकृत किया गया था? यह 1997 में स्वीकृत किया गया था। और इसको लागू कब किया गया है? ये लागू हुआ है 2005 में लागू होता है। ठीक है। अब यह प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय से अंतर संबंधित है। यह प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित किया गया है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 127। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम कार्य योजना कब प्रकाशित की गई थी? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम कार्य योजना सन 2008 में प्रकाशित की गई थी। अब समताप मंडल में अवस्थित ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किस कारण से सर्वाधिक हो रहा है? किस कारण से सर्वाधिक हो रहा है? स्मॉग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ओजोन परत का क्षरण है, इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। 129 मैंग्रोव क्षेत्र और उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? चोराव द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कोरिंगो मैंग्रोव क्षेत्र, लक्षद्वीप समूह। अब इसमें कौन सही सुमेलित है? इसमें दोनों सही सुमेलित हैं। चोराव द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कोरिंगो मैंग्रोव क्षेत्र लक्षद्वीप में सही है। इस प्रकार हमारा विकल्प सी सही होता है। अब देखिए, कथन एक, वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह कथन क्या है? सत्य है। वन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अनवकरणीय साधन होते हैं। यह कथन हमारा पूरी तरह से क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि वन नवीकरण संसाधन है। जैसे अब वन करते क्या है? वन पर्यावरण की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाते हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। और ऑक्सीजन क्या है? मनुष्य के लिए एक जीवनी गैस के रूप में है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 131 पे। पगमार्ग तकनीकी का संबंध किससे है? देखिए, पगमार्ग तकनीकी का संबंध विभिन्न वन्य जीव जंतुओं की संख्या के आकलन से है। इस तकनीकी से पशुओं की पदचिह्न की संख्या के आधार पर उनकी संख्या के विषय में पता लगाया जाता है या उनका आकलन किया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल संबंधी उत्पादों के विषय में इको मार्क शब्द का प्रयोग होता है।
तो देखिए इसमें क्या है, विभिन्न वन जंतुओं की जनसंख्या के आकलन में होता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, गलत। यह कहाँ है? यह कर्नाटक में है। यह कहाँ है? कर्नाटक में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश, ये क्या है? ये गलत है। ये कहाँ है? ये जम्मू में है। कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है। यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, बिल्कुल गलत है। यह कहाँ है? उत्तराखंड में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। यह कथन सही है। बाकी उपरोक्त तीनों कथन हमारे क्या हैं? गलत हैं। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। पाखल अभ्यारण्य तेलंगाना, बिल्कुल सही है। कंचनजंगा जैवमंडल रिजर्व सिक्किम, बिल्कुल सही है। डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, देखिए डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में न होकर के यह कहाँ है? यह झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो सत्य कथन नहीं है वो कौन सा है? डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो इसमें है सौर ऊर्जा, जो कि नवीकरणीय संसाधन है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधन है। यह सही है। इसके बाद जो है कि प्राकृतिक गैस, ये दोनों क्या हैं? ये सीमित हैं। ये सीमित हैं। ये सीमित हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? गैर नवीकरणीय कहते हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 135 पे। निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरणीय नहीं है? जैव निम्नीकरणीय नहीं है। तो इसमें प्लास्टिक, रबर और पारा। प्लास्टिक, रबर और पारा। तो इसमें देखिए प्लास्टिक और पारा, कौन कौन से विकल्प? प्लास्टिक और पारा, ये दोनों क्या हैं? हमारे जैवमंडल के लिए बहुत ही बुरे माने जाते हैं। इनको जैव निम्नीकरणीय नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपघटित नहीं हो सकते हैं। ये अपघटित नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार हमारा विकल्प कौन सा सही है? विकल्प सी सही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 136 पे। निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। यह कथन क्या है? सत्य है। सल्फर डाइऑक्साइड जल प्रदूषक नहीं है। फ्लाई ऐश प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्रों से होता है। यह कथन भी सत्य है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए साइक्लोन डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। ये गलत है। वायुमंडल को ऑक्सीजन द्वारा स्वच्छ किया जाता है। यह कथन हमारा सत्य है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 137 पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो हम सभी जानते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड यह अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। प्रश्न संख्या 138, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए सही सुमेलित कौन से नहीं है? विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च सही सुमेलित है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च सही सुमेलित है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, यह भी बिल्कुल सही है। विश्व वन्यजीव दिवस, अब देखिए विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? यह 22 मई को न होकर के यह 3 मार्च को है। कब है? 3 मार्च को है। पृथ्वी दिवस कब है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को है। इस प्रकार हमारा विकल्प सी गलत है। 139, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? निम्नलिखित
में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन विकल्प ए। देखिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैव विविधता की दृष्टि से सबसे प्रचुर क्षेत्र होते हैं। इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जिससे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों का संगम पाया जाता है। यह सर्वाधिक घना और अधिकतम जैव भार वाला वन वायुम होता है। इस क्षेत्र में अधिक तथा विभिन्न प्रकार के पौधों की उपस्थिति के कारण उनका जैविक पदार्थ अधिकतम पाया जाता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। अब आते हैं इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण के बाह्य स्थानीय एक्स सीटू पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? अब देखिए, इसमें वैसे कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जीवमंडल निचय। अब देखिए होता क्या है, जीवमंडल निचय जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय इन सीटू पद्धति में सम्मिलित होता है। इन सीटू संरक्षण में अब कौन कौन से शामिल होते हैं? पवित्र झील व उपवन, जीवमंडल निचय, राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य। इस प्रकार हमारा विकल्प ए सही है। इस प्रकार ये श्रृंखला समाप्त होती है। जय हिंद।